हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसी यूनिट 5 का। और इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और उस पर बेस्ड एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम लेने जा रहे हैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है और उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले पर आते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमसे ये कहा गया कि इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व c। हमने यहाँ पर एक क्लोज्ड कर्व c ले लिया, ये क्लोज्ड कर्व c लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये कहा कि जो फंक्शन है वो इसके अंदर और इस बाउंड्री पर, जो भी बाउंड्री है उस पे एनालिटिक है। अब इसमें और क्या कहा, एंड a is any point within closed curve C। यहाँ a कोई एक पॉइंट है इस closed curve C के अंदर, then fa equals to 1/2 pi I integration along closed curve C fz upon z minus a dz। ये हमसे कहा गया, या फिर हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ fz अपॉन z माइनस a dz क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ ए, ये भी लिखा जा सकता है। तो चलिए इसके प्रूफ पर हम बात करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या कहा गया या इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप। तो हम इस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं ये इंटीग्रेशन है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये फंक्शन है। अब हम इस फंक्शन पर थोड़ा सा फोकस करें। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, या इसका कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सिंगुलर पॉइंट है, तो आप कहेंगे कि डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो तो सिंगुलर पॉइंट निकल आएगा। अगर इसके डिनोमिनेटर को आप 0 पुट कर दें, मीनिंग z माइनस ए को 0 के साथ इक्वेट कर दें, तो z इक्वल्स टू ए, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप कहेंगे दिस इज सिंगुलर पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये चीज आपको यहां से पता चल गई। अब स्टेटमेंट दोबारा दिखाती हूँ आपको। इसमें कहा कि फंक्शन एनालिटिक है क्लोज्ड कर्व C के अंदर और A इज एनी पॉइंट। अब ये जो A पॉइंट है ये आपने ले लिया, दिखाते हैं कि ये जो आपने पॉइंट लिया दिस इज z इक्वल्स टू A। अब ये पॉइंट तो सिंगुलर पॉइंट निकल आया, इस पर तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्लियर? तब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो इसका मीनिंग अगर हमारे रीजन के अंदर कोई सिंगुलैरिटी लाई करती है तब हम वहां इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थ्योरम हमें ये बताती है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फंक्शन लिया एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। इसका मीनिंग ये जो फंक्शन है विच इज एनालिटिक, आप इसे लिख रहे हैं, ये फंक्शन एनालिटिक तो है कहां पर, विद इन सी, बट किस पॉइंट पर नहीं है, एक्सेप्ट एट z इक्वल्स टू ए। एक ऐसा पॉइंट ए है इसके अंदर जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने ए को सेंटर लेते हुए एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर दिया, ए को सेंटर ले लिया, ठीक, ए का सेंटर लिया और एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया और इस सर्किल का नाम दे दिया दिस इज C1। और छोटा सर्किल कह रहे हैं और जो इस सर्किल का रेडियस है वो हमने ले लिया रो, ये हमने रेडियस ले लिया। तो चलिए सबसे पहले इस छोटे वाले सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं, C1 का इक्वेशन लिखते हैं। तो C1 का इक्वेशन क्या होगा, जिसका सेंटर A पर है तो Z माइनस A, और रेडियस कितनी ले ली हमने, रेडियस ले ली हमने रो। एक छोटा सा हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया इस रीजन के अंदर। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, Z इक्वल्स टू A, हमारे पास सिर्फ एक ही तो पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब जो रीजन बना, कौन से रीजन की बात कर रही हूँ, वो रीजन जो बाउंडेड है C और C1 से। तो देखिए आपको एक ये रिंग शेप सा ये रीजन सा नजर आ रहा होगा जहां पर ये डॉटेड है। तो इस पूरे रीजन के अंदर अब फंक्शन एनालिटिक हो गया। अब ये रीजन कैसा मिला, हमने इससे पहले भी पढ़ा लेक्चर 2 में, ये रीजन कैसा है,
एक होल सा है बीच में, सेंटर ए पर हमने एक सर्किल बनाया, एक होल बन गया रीजन के बीच में, और ये रीजन हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऐसे रीजन मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। तो ये रीजन सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व तो सी नजर आ रहा है, उसके अंदर z इक्वल्स टू ए आपके पास एक सिंगुलर पॉइंट मिला, आपने उस पर एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर दिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद एक जो रीजन आपको मिला, ये जो मैं रीजन शेड कर देती हूँ, ये जो रीजन आपको मिला, इस रीजन के अंदर जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो इसका मीनिंग इस रीजन के अंदर हमने एक छोटा सा छेद कर दिया, छोटा सा होल कर दिया, z इक्वल्स टू ए को सेंटर लेते हुए, जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली? रो, और रो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो यहाँ लिख देती हूँ जो हमने रेडियस ली है रो, दिस इज स्टैंडिंग टू 0। ठीक, तो ये अब रीजन कैसा रहा? मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, एक होल हो गया। तो हमने यहाँ पर एक कॉशी थ्योरम पढ़ी थी, एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। क्या पढ़ा था? बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। इस रीजन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड किसके इक्वल आ जाता है? ये जो आपने छोटा सर्किल बनाया अंदर C1, दिस इज इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ जेड डी जेड। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, जहां हमने पढ़ी कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अब इस थ्योरम का हम यूज करते हुए अपने इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब इंटीग्रेशन निकालना क्या है? इंटीग्रेशन तो ये निकालना है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, लगाते हैं इसका ये थ्योरम। सो इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके अलोंग आ गया? C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अब हमने C1 की इक्वेशन क्या लिखी? हमने C1 की इक्वेशन पर जरा हम फोकस करते हैं, बेसिक देखते हैं। C1 की इक्वेशन हमने लिखी हुई है मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू रो, जहां पर जो हमारी रेडियस है वो बहुत छोटी है, टेंडिंग टू 0, और a हमारा क्या है? सेंटर है। अब हम जानते हैं हम z को ऐसे लिख सकते हैं ना, z इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा, और अगर मैं मॉड z की बात करूं तो मॉड z कितना आ गया? मॉड z आ गया r। अब इसी चीज को हम अपने कॉन्सेप्ट पर यूज करते हैं, तो मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू रो है, तो z माइनस ए किसके इक्वल आ गया? रो ई रेज टू द पावर आई थीटा। किसकी हेल्प से लिख लिया? किसकी हेल्प से लिख लिया? अगर मॉड z इक्वल्स टू r था तो z क्या लिख सकते हैं? r ई की पावर आई थीटा। तो z माइनस ए कितना दिया है? मॉड रो, तो z माइनस ए की वैल्यू आपने लिख ली रो ई रेज टू द पावर आई थीटा। अब ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास वैल्यूज हैं, इनका हम यूज करेंगे अपने इंटीग्रेशन में, इसका यूज करने जा रहे हैं। अब इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं dz। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। dz इक्वल्स टू, एक का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, रो ई रेज टू द पावर आई थीटा, और ई आई थीटा का डेरिवेटिव आई डी थीटा, ये dz निकाला, और इसको अपने इंटीग्रेशन में यूज कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन अलोंग C1 f ऑफ z, अब z की वैल्यू यहां से निकालिए, z कितना आ गया? z आ गया आपके पास a प्लस रो ई रेज टू द पावर आई थीटा, इसे यहां रख दो, a प्लस रो ई रेज टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाय z माइनस ए, z माइनस ए आपके पास क्या है? रो ई रेज टू द पावर आई थीटा, dz, dz हमने ऑलरेडी निकाल लिया, रो आई ई रेज टू द पावर आई थीटा डी थीटा, इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखो रो ई रेज टू द पावर आई थीटा, रो ई रेज टू द पावर आई थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा आपके पास इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ए प्लस रो ई रेज टू द पावर आई थीटा, डिवीजन में कुछ है ही नहीं, और साथ में रह गया आयोटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट चाहिए, अब है क्या? ये आपने बनाया क्या?
आपने यहाँ बनाया सर्किल, तो इस सर्किल में थीटा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? पूरा सर्किल कवर करने के लिए कहाँ तक जाएंगे? 0 से लेकर 2 पाई तक। तो पूरे सर्किल को जब आप कवर करेंगे तो थीटा की लिमिट कितनी आ गई? 0 से 2 पाई। आयोटा को बाहर किया, एफ ए प्लस रो ई रेस टू द पावर आई थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हुआ। अब हम कह रहे हैं जो हमारी रेडियस है ना वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब अगर ये जो सर्किल आपने बनाया है क्लोज्ड कर्व सी के अंदर सेंटर ए लेते हुए रेडियस रो, आप रो टेंडिंग टू 0 कह रहे हैं, तो इस चीज को समझिए कि ये सर्किल श्रिंक हो रहा है और श्रिंक होते होते ए पर ही आएगा, क्योंकि बहुत छोटे रेडियस का सर्किल है, जस्ट एक पॉइंट है, जस्ट एक पॉइंट। तो रो टेंडिंग टू 0, बस आप इसकी लिमिट को इसके अंदर अप्लाई कर दो। तो हम यहाँ करते हैं अप्लाई लिमिट, लिमिटिंग पोजीशन रो टेंडिंग टू 0। तो जैसे ही लिमिटिंग पोजीशन अप्लाई करेंगे क्या रह गया? आयोटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, रो तो टेंडिंग टू 0 हो गया, क्या बचा? एफ ए डी थीटा रह गया। अब एफ ए ये भी इंटीग्रेशन के बाहर, अब इंटीग्रेशन किसका रह गया? इंटीग्रेशन रह गया ओनली डी थीटा का, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आ गया थीटा, लिमिट आ गई 0 से 2 पाई और बाहर रखा है आयोटा एफ ए। अब इस पे लिमिट अप्लाई करी, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करी वैल्यू आ गई 2 पाई आई एफ ए। अब ये इंटीग्रेशन किसकी वैल्यू आई है? ये रखी, यही तो निकाल रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। रिजल्ट आया 2 पाई आई इंटू एफ ए। या हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आई को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू एफ ए। और यही हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना था। तो एक्चुअली कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले का प्रूफ हमने किसकी हेल्प से स्टार्ट किया? हमने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन की हेल्प से स्टार्ट किया कि जो बाहर वाला बड़ा कर्व है, कर्व सी के अलोंग जो भी इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीग्रेशन अलोंग सी वो किसके इक्वल बन जाएगा? जो इसके अंदर छोटा कर्व रखा है, इंटीग्रेशन अलोंग C1 FZ DZ। ये थ्योरम जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ी उसका यूज हमने यहाँ किया, और इजीली हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ एक सर्किल का इक्वेशन यूज किया, मॉड ऑफ Z माइनस A इक्वल्स टू रो। इसका यूज करते हुए हमने अपनी इस थ्योरम का प्रूफ किया। तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए 2 की पॉइंट है कि पहला, इस थ्योरम में आप मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। इस स्टेप को हाईलाइट कर लीजिए, इसके बिना ये थ्योरम का प्रूफ नहीं होगा। दूसरा कि हमने यहाँ पर सर्किल का इक्वेशन यूज किया है, मॉड ऑफ Z माइनस ए इक्वल्स टू रो। बस ये 2 की पॉइंट याद रखें, इसके बाद थ्योरम का प्रूफ बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अब हम इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान से समझिए, थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू जो आपने निकाली, ये वैल्यू आपके पास आई है, देखिए ये आपने लिखा है 2 पाई आई इंटू एफ ए, ये लिखा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट तो सिर्फ एफ ए फाइंड आउट करना है। जैसे ही एफ ए आपको मिलेगा आप इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो एफ ए कहां से मिलेगा? 2 पाई आई। अब जो आपके पास क्वेश्चन में ये जो न्यूमरेटर रखा है ना एफ जेड, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आप यहाँ लिखो एफ जेड, और z की जगह क्या रख देना है? z की जगह रख देना है a, और जैसे ही z की जगह a रखोगे अपने आप आ जाएगा 2 पाई आई एफ ए। और ये a क्या है? a आपके पास है इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले जो जिसको इंटीग्रेट करना है उसका क्या निकालें? सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करना होगा, सिंगुलर पॉइंट आ गया।
अब अगर ये सिंगुलर पॉइंट रीजन के अंदर लाई किया तो हम इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे देंगे, 2 पाई आई एफ ए, और एफ ए हमें कहां से मिलेगा, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर जो भी एफ जेड रखा होगा उसमें जेड इक्वल्स टू ए रख देंगे, मीनिंग हमारे पास जो भी पॉइंट निकल के आया। तो देखिए इसके बेस पर एक एग्जांपल लेती हूँ, ये चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी e raised to the power minus z upon z plus 1 dz, जहां पर क्लोज्ड कर्व C आपको दे दिया गया मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3। तो हर बार क्वेश्चन में एक चीज बता रही हूँ, दो चीजें इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज रीजन, सेकंड इज फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ रीजन की बात करते हैं कि यहाँ रीजन क्या है। रीजन हमारे पास है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3। इसका मीनिंग ये आपके पास एक सर्किल दिया है, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r, जहां z नॉट किसको शो करेगा, जहां z नॉट शो करता है सेंटर, और ये आपके पास होता है रेडियस। अब क्वेश्चन में आपको दिया मॉड ऑफ z नॉट तो नहीं है, तो ये z नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 0 इक्वल्स टू 3। तो इसका मीनिंग इस क्वेश्चन के अंदर या इस रीजन के अंदर जो आपके पास सेंटर है, सेंटर, इसका मीनिंग z नॉट किस पर है, 0 पर। तो z नॉट अगर 0 है तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए सेंटर के, 0 0, रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। और रेडियस कितनी है सर्किल की, रेडियस आपके पास आ गई, ये रेडियस है राइट हैंड साइड, रेडियस आ गई आपके पास 3। ये तो आपके पास सर्किल की सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि 0 0 पर सेंटर मार्क करो, 3 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करो। तो हमने सबसे पहले एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। तो आपके पास यहाँ पर आपने सेंटर मार्क किया 0 0, ये सर्किल का सेंटर आ गया। रेडियस 3 का सर्किल, हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, रेडियस 3 ले रहे हैं तो ये 3 पर कट करेगा, ये -3 पर यहाँ कट कर रहा है। अब हम बात करते हैं फंक्शन जो हमें इंटीग्रेट करना है। अब फंक्शन पर आ जाते हैं, यहाँ फंक्शन हमें क्या दिया है, e की पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1। इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट देखते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट देखने के लिए, सिंगुलर पॉइंट मीनिंग वो पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसके लिए डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट किया, तो z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू आ गया -1। अब आपके पास z इक्वल्स टू -1, चाहे तो इस फंक्शन में रखकर देख लो, z की जगह जैसे ही -1 रखोगे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका मीनिंग जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, इसका मीनिंग फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब z इक्वल्स टू -1 को आपको अपने सर्किल पर मार्क करना है, तो z इक्वल्स टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कैसे देखें, -1 प्लस 0 आयोटा। तो कोऑर्डिनेट इसके क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0। अब इसे सर्किल पर मार्क करते हैं -1 एंड 0 को। चलिए -1 एंड 0, ये आपके पास मान लो -1 ये आ गया, ये पॉइंट आ गया z इक्वल्स टू -1, और इसे हम छोटा सा सर्किल बना के यहाँ मार्क कर देते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो सिंगुलर पॉइंट आपने निकाला है वो सर्किल के अंदर लाई किया। सो सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू -1 लाइज इनसाइड सर्किल, ये हमारे रीजन के अंदर आ गया है। अगर ये सर्किल के अंदर लाई किया है तो क्या लगेगा, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने के लिए अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है e रेज टू द पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1 dz, ये है। अब ये तो इसके अंदर लाई किया, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई आई एफ ए, ये आपके पास वैल्यू है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 पाई आई। अब एफ ए कहां से निकालना सिखाया, क्या इंपॉर्टेंट है, एफ जेड, ये जो आपके पास e की पावर माइनस जेड है, ये एफ जेड है, तो एफ जेड लिख लो। एफ जेड कितना है आपके पास यहाँ पर, e की पावर माइनस जेड, ये लिख लिया एफ जेड। और इसमें z की जगह क्या रख दें, आपका जो सिंगुलर पॉइंट है जिस पर आप काम कर रहे हो, और सिंगुलर पॉइंट आपके पास क्या है, -1, तो z की जगह क्या रखने जा रहे हैं, -1। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2 पाई आई इंटू ई, दिस इज आंसर। तो देखिए विद इन 1 लाइन क्वेश्चन कंप्लीट, और क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो जो भी सिंगुलर पॉइंट
आपका रीजन के अंदर लाई कर गया, वो सिंगुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप लगाएंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। अब इसी के साथ सेम क्वेश्चन ले रही हूं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह दूं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर माइनस z अपॉन z प्लस 1 dz, सेम क्वेश्चन, और कैपिटल C इज अ रीजन वेयर मॉड z इक्वल्स टू हाफ। ये दे दिया आपको क्वेश्चन। फिर से कहती हूँ, दो चीजें इंपॉर्टेंट, रीजन एंड फंक्शन। अब यहाँ अगर आप रीजन को देखें तो वो है मॉड z इक्वल्स टू हाफ। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल्स टू हाफ। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल गई सर्किल के बारे में, कि जो इसका सेंटर है z0 वो है 0 पर, मीनिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0, और जो सर्किल की रेडियस यहाँ पर दी गई है वो रेडियस है आपके पास हाफ। तो सबसे पहले हम इसका एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसके बाद काम करेंगे। तो सेंटर मार्क किया आपने 0 0 पर, ये सेंटर मार्क किया, और हाफ रेडियस लेते हुए आपने एक सर्किल को ड्रॉ कर दिया। ये सर्किल ड्रॉ हो गया, और हाफ रेडियस कह रहे हैं तो ये यहाँ पर हाफ पे कट करेगा और ये माइनस हाफ पे ये कट कर रहा है। अब फिर से दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन, जिस पर काम करते हैं हम। तो फंक्शन हमारे पास है e की पावर माइनस z अपॉन z प्लस 1। इसका सिंगुलर पॉइंट अभी हम निकाल चुके हैं। सिंगुलर पॉइंट हमारे पास क्या आया, z इक्वल्स टू माइनस 1, ये हमारे पास इसका सिंगुलर पॉइंट है। अब अगर ये z इक्वल्स टू माइनस 1 इसका सिंगुलर पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 1 0। अब इसे हमने अपने एक्सिस पे मार्क किया, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो माइनस 1 माइनस हाफ के बाहर निकल गया, माइनस 1 यहाँ पर आ गए, बाहर आ गए, हम यहाँ आ गए। तो ये z इक्वल्स टू माइनस 1 सिंगुलर पॉइंट है, हम रीजन के बाहर पहुंच गए। अब देखना तो हमें सर्किल है, अगर हमें सर्किल देखना है तो सिर्फ इतना ये देखना है हमें। तो इस सर्किल के अंदर तो कोई सिंगुलैरिटी लाई ही नहीं करती, रीजन के बाहर पहुंच गए। इसका मीनिंग z इक्वल्स टू माइनस 1 लाइज आउटसाइड द रीजन। और अगर ये आउटसाइड पहुंच गया तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि ये जो गिवन फंक्शन है e रेज टू दी पावर माइनस z अपॉन z प्लस 1, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया एनालिटिक इन गिवन रीजन। और अगर ये एनालिटिक हो गया तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू, हमसे तो इंटीग्रेशन पूछा गया ना, e रेज टू दी पावर माइनस z अपॉन z प्लस 1, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो कौन सी थ्योरम लग गई अब यहाँ पर, इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 0। और कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई, थ्योरम अप्लाई हो गई कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। तो जब फंक्शन आपके रीजन में एनालिटिक हो जाए तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, और अगर कोई सिंगुलर पॉइंट रीजन के अंदर लाई कर जाए तब वहां लगाएंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आई थिंक इन दोनों में डिफरेंस आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। अब इसी थ्योरम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं और नेक्स्ट थ्योरम लेने जा रहे हैं, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो देखिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पर आते हैं। fz is analytic in domain D, then at any point z equals to a of D। बिल्कुल उसी तरीके से डोमेन है एक, उसके अंदर z equals to a एक पॉइंट है। तो वो जो पॉइंट होगा ना z equals to a, वो सिंगुलर पॉइंट होगा हमेशा। तो z equals to a डोमेन के अंदर पॉइंट आ गया, डोमेन के अंदर है। और जो fz है, अब जो आप उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी ऑर्डर के, fz has derivatives of all orders। fz के सारे डेरिवेटिव्स वो अगेन क्या होंगे, एनालिटिक फंक्शन होंगे इन D डोमेन के अंदर। देन तब वो स्टेटमेंट क्या कहता है, तब स्टेटमेंट कहता है fn a इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन अलॉन्ग c fz अपॉन z माइनस a होल पावर n प्लस 1 dz। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में हम एक चीज ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। fz अपॉन z माइनस a की पावर रखिए यहां पर n प्लस 1। अगर ये पावर n प्लस 1 है तो यहां पर लिखा है आपने fn a,
अब ये जो एफ एन ए है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर nth डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट z इक्वल्स टू ए। एफ एन ए, इस n का मतलब है डेरिवेटिव। अगर n की वैल्यू 1 तो पहला डेरिवेटिव, n की वैल्यू 2 सेकेंड डेरिवेटिव, n की वैल्यू 3 तो थर्ड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसका? एफ जेड का। एफ जेड क्या है? इंपॉर्टेंट है एफ जेड, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो? n टाइम्स। अब एक चीज और ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये जो एफ जेड रखा है, इस एफ जेड को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो n टाइम्स। अब ये जो n है ना, ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा z माइनस ए की पावर से। तो z माइनस ए की पावर n प्लस 1 है, तो डेरिवेटिव n है, मतलब पावर से एक कम। तो देखिए यहाँ पर मैं एक इंटीग्रेशन लिखती हूँ। मान लीजिए इंटीग्रेशन आपको निकालना है एफ जेड अपॉन, बस इसे ध्यान से समझेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से करते जाएंगे, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए z इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि ये इसका सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 रख दो, z इक्वल्स टू सिंगुलर पॉइंट आ गया। अब इसकी पावर कितनी रखी है? पावर रखी है 2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी जाएगी? ये पावर 2 है, मतलब n प्लस 1 की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आई? 1, मतलब पावर से एक कम। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन का आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर लिखेंगे 2 पाई आई को इधर ले गए, 2 पाई आई फैक्टोरियल एन डिवाइड में आ गया, एन कितना आ गया? फैक्टोरियल 1, और साथ में एफ डैश ए। ये इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। अब ये एफ डैश ए कैसे निकालेंगे? ये निकालना अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आराम से करते जाएंगे। 2 पाई आई डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, एफ डैश कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? एक बार, डी बाय डी जेड, किसका? एफ का। एफ कहाँ है? न्यूमरेटर, तो एफ जेड को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। उस आंसर में z की जगह क्या रख दें? किस पॉइंट पर काम कर रहा है? a पर, तो z की जगह क्या रख दिया? a। इसी तरीके से एक और देखिए, मान लीजिए अब आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू निकालिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 डी जेड। फिर से अगर आपसे कहूं भाई सिंगुलर पॉइंट क्या है इसका, तो आप कहेंगे z इक्वल्स टू ए इसका सिंगुलर पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट है। अब आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखनी है, तो पावर कितनी रखी है? 4, मतलब पावर से एक कम 3। तो आंसर क्या लिखेंगे? 2 पाई आई को डिवाइड करोगे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कितना? 3, पावर से एक कम, 4 से एक कम 3, जितना फैक्टोरियल उतनी ही बार डिफरेंशिएशन, d3 ओवर डी जेड क्यूब, या यहाँ पर जितनी पावर उससे एक कम, पावर कितनी है? 4, एक कम कितना हो गया? 3, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा? 3 टाइम्स। किसका? फंक्शन का, एफ जेड का, न्यूमरेटर का। तो एफ जेड को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 3 बार। अब जो भी आंसर आएगा उसमें z को किससे रिप्लेस कर देना है? सिंगुलर पॉइंट से, z इक्वल्स टू a से। तो जहां पर भी हम इस तरह से काम करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट z माइनस ए की पावर 4, पॉइंट तो a ही है लेकिन पावर कितनी जा रही है? 4, तो वहां यूज करेंगे आप डेरिवेटिव्स। और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले में क्या था? वो था एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। यहाँ तो पावर ही 1 थी, पावर ही 1 थी, तो सिंपल सा आंसर इसीलिए आ रहा था 2 पाई आई एफ ए, ये आंसर आ रहा था। ये है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। और जब z माइनस ए की पावर बढ़ने लगे, 1 से ज्यादा जाने लगे, 2 3 4 5, तो वहां यूज होने लग जाएंगे डेरिवेटिव्स। बस ये दो डिफरेंस समझ लें, इजीली क्वेश्चन पर आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए इवेलुएट इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल क्यूब डी जेड, ठीक। और जहां पर आपको कर्व दे दिया गया मॉड z इक्वल्स टू 3।
अभी हमने सेम क्वेश्चन फॉर्मूले में किया है, लेकिन वहां मैंने z+1 लिखा, अब मैंने z+1 का होल क्यूब किया। अब आपके पास फिर से रीजन mod z इक्वल्स टू 3, तो अब तो रीजन बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि mod ऑफ z माइनस 0 इक्वल्स टू 3, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर आ गया z0 इक्वल्स टू 0 पर, सेंटर आ गया 0 0, और इसकी रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है 3। तो सबसे पहले तो हम इसके सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर 0 0 पर मार्क किया और रेडियस 3 का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। मान लिया ये 3 है और ये -3 है। अब हम निकालेंगे हमारे लिए फंक्शन। अब फंक्शन का निकालते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए पहले फंक्शन लिख लिया और इसके डिनोमिनेटर को पुट कर दिया 0 के साथ। तो डिनोमिनेटर को 0 के साथ पुट करोगे z+1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 -1। ये सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। कितनी बार आ रहा है -1? 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 रखी है। अब z इक्वल्स टू -1 क्या इस सर्किल के अंदर है या बाहर है? तो z इक्वल्स टू -1 कह रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -1 एंड 0, सर्किल के अंदर है। सर्किल के अंदर है, मार्क कर दिया, z इक्वल्स टू -1 सर्किल के अंदर आ गया। इसका मीनिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला या डेरिवेटिव लगेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, पावर पर। भैया पावर तो 3 है, इसका मतलब क्वेश्चन डेरिवेटिव का है। तो आपने इंटीग्रेशन लगाया e की पावर z अपॉन z+1 का होल क्यूब dz। क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। लिख लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, ये हम यूज करने जा रहे हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2πi अपॉन, पावर इज इंपॉर्टेंट, पावर रखिए 3 से 1 कम 2, फैक्टोरियल 2। जितनी बार फैक्टोरियल उतनी बार ही डिफरेंशिएशन d2 अपॉन dz स्क्वायर। ठीक, किसका, fz का। अब fz क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर fz रखा है e की पावर z। अब इस e की पावर z को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। और लास्ट में आंसर किस पे कन्वर्ट करना है, सिंगुलर पॉइंट पर, और सिंगुलर पॉइंट कितना है, -1। तो चलिए e की पावर z है, इसे एक बार डिफरेंशिएट किया, जब आपने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, e की पावर z। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, फिर से e की पावर z। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी कितना आंसर आएगा, e की पावर z। ये आपने डिफरेंशिएशन का आंसर लिख लिया, e की पावर z, और z की वैल्यू क्या रखनी है, -1। अब देखो फैक्टोरियल 2 से तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया पाई आई e की पावर -1, सो पाई आई अपॉन e, ये इसका आंसर आ गया। तो जहां पर भी आपको लगे सिंगुलर पॉइंट की पावर 1 से ज्यादा है, 2 3 4 5 है, वहां डेरिवेटिव पावर 1 है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों थ्योरम ली। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक ही वीडियो में डालने जा रही हूँ। वो वीडियो आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी AKTU में आए एग्जाम्पल्स हैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।